नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। साथियों, हमारे साथ ये जो लोग बैठे हैं परिचय के मोहताज नहीं हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, संजय दीप कुशवाहा जो राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ में जो बैठे हुए हैं ये डॉक्टर चतुरानंद ओझा जी, जो समान शिक्षा आंदोलन के उत्तर प्रदेश के सह संयोजक हैं। ये लोग जनता की समस्याओं के लिए समर्पित कर चुके हैं अपने जीवन को। आइए इनसे वर्तमान परिवेश, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। ये जो आज मुख्य मुद्दा होना चाहिए, क्या वो मुख्य मुद्दा सामने है जो सरकार को काम करना चाहिए मुख्य मुद्दाओं पे? क्या सरकार की तरफ से उन मुद्दाओं पे काम हो रहा है? वो चर्चा में है सरकार की तरफ से, या जो मीडिया जगत के लोग हैं उन मुद्दों को खोज रहे हैं सरकार से जुड़े लोगों से? क्या जो आम जनता की हित के मुद्दे हैं वो जनमानस में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो किस प्रकार हैं, और नहीं आ रही हैं तो क्यों हैं? क्यों नहीं आ रही हैं? क्या उसका कारण हो सकता है? इस पर हम लोग वार्ता करेंगे और जानना चाहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आपसे कि ये जो भी मुद्दे हैं अभी जो मैंने बताया, क्या पब्लिक प्लेस पर चल रहा है, सरकार की तरफ से उसको पहल में लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है? अगर लाया जा रहा है तो क्या है, किस रूप में? नहीं लाया जा रहा है तो क्यों नहीं लाया जा रहा है? और दूसरी चीज ये कि जो इस समय मुद्दा बन रहा है, पब्लिक के मानस पटल पर लाया जाए, सामाजिक स्तर पर लाया जाए, तो क्या मुद्दे बन रहे हैं और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, क्या चलाया जा रहा है? पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस जनता के सवाल को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आज जो परिस्थिति बनी हुई है, पूरा जो चुनावी परिवेश है और जनता के बीच ऐसे सवाल डाले जा रहे हैं और उस पर बहस कराई जा रही है जिस सवाल से जनता का कुछ लेना देना नहीं, कुछ भला नहीं होने वाला। दूसरी चीज कि जो चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर में जो चल रही है, तो केंद्रीय सवालों पे जाकर, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय चेहरे पे जाकर टिक गई है। आज आम जनमानस का जो सवाल है और गौण बना हुआ है। आज कोई भी चिकित्सा व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जो हनन हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करता है। राजनीतिक दलों द्वारा मुद्दे उत्पादित किए जाते हैं और वो मुद्दे आम जनता के किसी हित के नहीं होते। यानी जो राजनीतिक, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकार में ही बैठे हुए लोग जो है, आप जो सत्ता में सत्तासीन राजनीतिज्ञ हैं, जो नेतागण हैं, वो जो भी आज मुद्दे उठा रहे हैं, आम जनता के बीच में डाल रहे हैं, तो वो आम जनता के किसी काम का नहीं है, ऐसे मुद्दे को ला रहे हैं और उसी पर पक्ष और विपक्ष सभी लोग चर्चा करने लगे। हर चौराहे पर चर्चा होने लगती। अच्छा। अब आप सोचिए कि आम आदमी इस पे चौराहे पर बैठकर चर्चा नहीं करता है कि शिक्षा महंगा हो गया। अच्छा। चर्चा इस पे करता है कि वहां मंदिर बना और मस्जिद बनेगा कि मंदिर बनेगा, हिंदू रहेगा कि मुसलमान रहेगा, ऐसे सवाल। उसको न अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता है और न अपने परिवार की दवाई की चिंता। अच्छा। एक बार भी, जो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 700 750 लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और पूरे उत्तर प्रदेश में
और उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो भारत सरकार का जियो है, जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का जो दिशा निर्देश है, उसके अनुसार वहां आकस्मिक सेवा मैंडेटरी है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ मैंडेटरी है, और एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, ये सभी चीजें अनिवार्य रूप से जो है, और बाल रोग विशेषज्ञ जो है, सर्जन और फिजिशियन, उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रहना चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक। और आज उत्तर प्रदेश के, आपको मैं बताया कि लमसम 750 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जब आप चर्चा करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, तो पता चलेगा कि किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जितना जियो में मानक तय किया गया है कि ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये चिकित्सा यंत्र होना चाहिए, किसी पे नहीं। अच्छा, एक बात आप सोचिए, ये जो सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो है कि आसानी से, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरल और सुलभ तरीके से चिकित्सा व्यवस्था जनता को उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन जनता आज वोट कर रही है केंद्रीय नेतृत्वों के नाम पे, जो उन सवालों पे काम में वोट कर देती है जिन सवालों का कुछ लेना देना। आपने देखा होगा 2014 में गुजरात मॉडल, उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल बन रहा था, और मैं ये समझ रहा था कि उत्तर प्रदेश की मतलब गिनी चुनी आबादी गुजरात गई होगी, और गुजरात का मॉडल यहाँ लोग महसूस करने लगे। गुजरात में मृत्यु दर, नवजात शिशुओं का मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। गुजरात में कोई आज तक कथाकार, इतिहासकार ये पैदा ही नहीं हुआ, जो उसका शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है। इस दौर में नहीं पैदा हुआ। तो आप इस दौर में जो है, आप ये सोचिए कि, और उस मॉडल की चर्चा जो है उत्तर, कौन सा मॉडल, कोई किसी को नहीं पता है। वहां प्राथमिक चुनाव हो रहा है, और उसमें चुनाव हो रहा है, अब जो चीजें तय हो रही हैं कि ये जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया हो चाहे चैनल्स हो, माहौल खड़ा करते हैं, और लोग ले जाकर, लोगों को ये लगता है कि हम वोट दे रहे हैं, वो वोट नहीं दे रहे हैं, वोट उनसे दिलवा दिया जाता है। इस तरह का माहौल, ऐसा वातावरण खड़ा किया जाता है आपसे कोई करवा रहा है, आपको भी पता नहीं है, पता नहीं है, आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं, आपसे करवाया जा रहा है, इस तरह से माहौल क्रिएट होता है। तो आज जिन सवालों पे चर्चा होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल बेरोजगारी है, चिकित्सा है, शिक्षा है। हम लोग तो लड़ाई को लड़ते रहते हैं कि शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क करो और अस्पताल स्कूल दुरुस्त करो। जब तक ये सब चीजें आदमी के, आम जनता को, अगर जो आज के दौर में जो मजदूर आदमी है, अगर उसको निःशुल्क चिकित्सा उसके गांव के बगल में 200-400 किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर पे सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको मिल जाए, तो उसके जो थोड़ी सी आमदनी है, जो मजदूरी करके कमाता है, उसके पैसे बच जाएंगे। तो आज के दौर में जिस विषय को मजबूत करने की चर्चा होनी चाहिए, सरकार के पास तमाम धार्मिक उत्सव, धार्मिक मंदिर, तमाम जीर्णोद्धार करने के लिए, बनवाने के लिए, कॉरिडोर बनवाने के लिए अरबों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन शहरों में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे और डॉक्टर रखने के लिए इनके पास पैसे नहीं। छोटे छोटे मंदिरों का जीर्णोद्धार, नहीं सुन लीजिए, छोटे छोटे मंदिरों का जीर्णोद्धार करोड़ करोड़ रुपए से हो रहे हैं। एक जिले में, मैं अभी बतला दे रहा हूं कि अभी 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा जनपद देवरिया में कि 4 करोड़ रुपए में 3 मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, और 4 करोड़ रुपए ही ये देवरिया के 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन पे जो है खर्च कर दिया जाए, तो इसमें अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे और तमाम संयंत्र और चिकित्सीय व्यवस्था सुधर
सुधर जाएगी इनका। तो मैं पूछता हूं ये सरकार से कि भाई मंदिरों का जीर्णोद्धार आपका ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारे जो स्कूल हैं, जो 75 स्कूल जो है, जो 75 साल से चल रहे हैं, और आप 2 कोठरी से 5 कोठरी नहीं कर पा रहे हैं, उसका जीर्णोद्धार कब होगा? आप उसको अध्यापक नहीं दे पा रहे हैं, मास्टर नहीं दे पा रहे हैं, आप डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं, आप पैरामेडिकल स्टाफ नहीं दे पा रहे हैं। जब भी अधिकारियों से इस विषय पर बात करिए तो उनका यही रोना रहता है कि डॉक्टर नहीं है, ये सामान नहीं है, ये तमाम स्टाफ नहीं है। और बेरोजगार लड़के जो डॉक्टर बन के पैसा और तमाम पैरामेडिकल का कोर्स करके सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो ये सवाल है जनता के, इस सवाल से बचने के लिए ये सरकार ऐसे अनर्गल मुद्दों पे बात करती है, ऐसे अनर्गल वातावरण खड़ा करती है, और सांप्रदायिक, विशेष तौर से आज की सरकारों को ये लग रहा है कि सबसे आसान तरीका है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे विवाद पैदा करो कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और हमको सत्ता में बने रहने का अवसर मिलता रहे। इनके किसी पढ़ाई लिखाई, इनके रोजगार, इनके शिक्षा व्यवस्था और इससे इनको कुछ लेना देना नहीं, और जनता उसी में उलझ कर रह जाती है। चूंकि हमारे यहाँ की बड़ी आबादी है, आज भी जो है शिक्षा से वंचित है। आंकड़े तो ये बताते हैं कि 14% लोग ही हाई स्कूल पास हैं, 8% लोग जो है ग्रेजुएट हैं, 1% लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो जिन सवालों पे बात होनी चाहिए, ये सवाल ये सरकार और राजनीतिक दल उन सवालों पर बात करने जनता को नहीं देते हैं। वह बार बार ऐसे सवाल लाकर बाजार में खड़ा करते हैं जिन सवालों से जनता का भला होने वाला नहीं। एक बात और आपने जो भी बताया वो सब ये रहा, ये चीज जो अब कुछ जो सचेत लोग हैं उनका ये मानना है, जो आपके हमारे समाज से बिलोंग कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं, और जो चीजें पीछे से घटना घट रही हैं उनको जो देख रहे हैं, इनका मानना ये है कि जिस तरह से ये जो परिषदीय विद्यालय बंद किए हैं, पहले बदहाल किए उसको, और जनता के दिमाग में बात ये भरे कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा है इसलिए बंद ही हो जाए, इस पर तैयार हो जाए। उसी तरह से जो सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, ये सरकार चाह रही है कि बंद हो जाए पूर्ण रूप से, और इसलिए भी सरकारी जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, इनको जो है बदहाल स्थिति से बद से बदतर स्थिति में लेके जाते जा रहे हैं कि आम जनता कभी इसका विरोध न कर सके। जब मैं बंद करने चलूं, लोगों को ये पता चले कि चलिए ये तो बेकारे था, ये बंदे हो गया तो सर ठीक है, वो सरकार का विरोध न करके सरकार के सपोर्ट में खड़े हो जाए, इसको बंद कर देना चाहिए। तो क्या आप लोगों को क्या इस पर लगता है कि जो आम लोग ये इस बात को अब मैंने चर्चा होने लगी है, तो क्या आपकी दृष्टिकोण में क्या है? देखिए, यह जनता को भी समझने की जरूरत है। आपने कोरोना काल देखा है, उस कोरोना काल की भयावहता को आपने देखा। यदि ये सरकारी अस्पताल नहीं होते तो किसी का इलाज नहीं होता, ये सरकारी ट्रेन नहीं रही होती तो हमारे और आप घर के लड़के उड़ीसा, कर्नाटक, केरल से हमारे घर, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नहीं आ पाए होते। सरकारी संस्थानों का जो महत्व है, सरकारी व्यवस्था का जो महत्व है, इस महत्व को गौण करती जा रही है सरकार। यही बात। और ये पूरे अभी अब बात क्या कर रहे हैं सरकार ने, अभी जो है मैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान पढ़ा, जो उत्तर प्रदेश के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपी मॉडल में विकसित करने जा रहे हैं। देवरिया जिले का मैं रहने वाला हूं, देवरिया जिले में मेडिकल कॉलेज बना, वो पीपी मॉडल पर बना, और उस मेडिकल कॉलेज के आड़ में जिला अस्पताल खत्म हो गया, जहां आम आदमी सरल तरीके से कम पैसे में अपना इलाज कराता था। मैं आज के दौर में मैं जनता के साथ मिलकर इसी पे काम कर रहा हूं कि जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उस सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल स्तर के तरीके से विकसित किया जाए। ये तो गरीब, ये तो आपका डिमांड है। डिमांड मैं जो पूछा
वो ये पूछा कि जो आम पब्लिक जो समझने लगी है, जैसे जो चीजें फील्ड से छन के आ देखिए, रहा है कि वो सरकार बंद करने जा रही है, इसलिए ये इन जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जो भी हैं मैं ये उसको खराब किए जा रही है। उसको कारण उसका तो असर क्या ये आपको भी ऐसा लगता है? आपको भी नहीं, ऐसे बिल्कुल लगता है कि ये लगता इस है, तरह की बिल्कुल साजिश, बिल्कुल इस लगता तरह है। की साजिश रची जा रही इस है? तरीके की साजिश इनकी चल रही है और स्कूलों को इन्होंने जिस तरीके से बर्बाद किया, सरकारी परिषदीय स्कूलों को, जब कोठारी आयोग बना, कोठारी आयोग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को आज तक इस देश की सरकार ने लागू नहीं किया। कोठारी आयोग ने कहा था कि इस देश में एक भी निजी विद्यालय नहीं होना। कोठारी आयोग ने कहा कि सभी विद्यालयों को आवासीय विद्यालय के रूप में आप विकसित करिए, तो नहीं लागू हुई, उसको ठंडे बस्ते और उसको ठंडे बस्ते में डाल। आज मैंने वही बात कहा ना कि 70 साल बीतने के बाद भी ये 2 कोठरी से 5 कोठरी का प्राथमिक विद्यालय नहीं बना पाए, ये डेस्क नहीं दे पाए, मेज नहीं दे पाए, आज अध्यापक देने में असक्षम है। आप हम लोग पढ़े हैं उसी प्राइमरी विद्यालय में, जिस प्राइमरी विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे 5-6 मास्टर होते थे और 400-500 लड़के होते थे। कोई नई बात नहीं। जब आप अध्यापक देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मजबूत करेंगे, तो उस विद्यालयों में बच्चे आएंगे। लेकिन आपकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सरकारी विद्यालय, सरकारी ये सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल को आप बंद करने के लिए, जो आम जनता में कि डॉक्टर इलाज नहीं करता, अरे डॉक्टर है ही नहीं तो इलाज क्या करेंगे? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों को लेकर जो ये होना चाहिए, जो है कि ये आम जनता के बीच जो ये मुद्दे उछालते हैं, रोज नए मुद्दे उछालते हैं और सांप्रदायिक मुद्दे उछालते हैं। आज अगर जो किसी ने आई लव मोहम्मद कह दिया तो आपको इतराज है, कोई कह देगा कि आई लव बुद्ध तो आपको इतराज हो, कल कोई कह देगा कि आई लव अंबेडकर, आपको इतराज है। अरे भाई, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं, संविधान से देश चलता है और इस संवैधानिक व्यवस्था में सभी को अपना आराध्य मानने का स्वतंत्रता है, पूजा करने की स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। अब हम इनकी बातें सुने, हम सुनते हैं डॉक्टर साहब से कि इनका जो वर्तमान परिस्थितियों पर आकलन है वो क्या है, और इन सब चीजों को, प्रश्न तो आप भी सुने हैं, इस प्रश्नों को कैसे आप लेते हैं, कैसे आप समझते हैं, कैसे हमारे दर्शकों को समझाते हैं। तो डॉक्टर साहब आप। सभी दर्शकों को अभिनंदन और आप चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया है। दोस्तों, दर्शक, आज की स्थिति यह है कि आम जनता का जीवन, उसका आत्मसम्मान, उसकी ज़रूरतें, उसके शिक्षा, उसका रोजगार और जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का जो एक संदेश रहा है, इसमें सभी नागरिकों को समान माना जाना चाहिए और सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए और वैज्ञानिक नजरिया सबको दिया जाना चाहिए, अंधविश्वास से उनको उबारने की कोशिश होनी चाहिए। ये संविधान सम्मत बात रही। इन सारी चीजों से आज इस देश को विमुख कर दिया गया है और आज आम आदमी का कोई आत्मसम्मान उनके लिए नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, नागरिक की कोई इज्जत उनके मन में नहीं है, वैज्ञानिक नजरिए का कोई सम्मान आज के सरकार के मन में नहीं है और कदम कदम पर हर छोटे से छोटे स्तर पर यह चीज दिखाई देती है। यह प्राथमिक सरकारी अस्पताल में दिखाई देती है अभाव के रूप में, प्राइवेट अस्पताल में दिखाई देती है लूट के रूप में, और वहाँ षड्यंत्र के रूप में दिखाई देती है। वहाँ देखा जाता है कि सरकार किस तरह से जनता का धन ला करके और प्राइवेट अस्पतालों में ये उपलब्ध कराती है तमाम तरह के फंडों के माध्यम से। हाँ, उनको जमीन देती है, उस तरह से बताती है कल्याण। तो ये सरकारी धन से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके और प्राइवेट को दे देते हैं, उनको टैक्स में छूट देते हैं और उसके बाद से ये जो जनता का एक बनाया जा रहा है कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है,
तो ये आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, इसमें जनता का पैसा है, सरकार का बजट है, और वो प्राइवेट को दे दिया जाता है लूटने के लिए कि आप जितना चाहिए निकाल लीजिए। किसी एक आदमी को जो जिसको बुखार नहीं भी हुआ है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो भी महिलाएं जाती हैं तो उनकी बच्चेदानी निकाल देते हैं, लोग दिखा देते हैं निकालें ना निकालें जो करें, दिखाते हैं कि हमने निकाल दिया, और उस तरह से एक बड़ा बजट उन्होंने उसका निकाल देते हैं। इस तरह से इन्होंने तमाम लोगों को लगा रखा है कि गरीबों को लेके आइए हमारे यहाँ, जो आयुष्मान कार्ड वाले हैं हम आपको भी कमीशन देंगे और हम खुद भी कमाएंगे। वो क्या है, ये बड़ा बहुत बड़ा जो है, तो ये गरीबों के नाम पर जो भीख, मतलब पहले गरीब भीख मांगते थे, अब गरीबों के नाम पे ये अमीर जो लोग जो हैं वो भीख मांग रहे हैं, उनको दिया जा रहा है, उनको अनुदान दिए जा रहे हैं, उस आदमी को नहीं दिया जा रहा है। मैं पिछले बार भी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि इतना आयुष्मान कार्ड में जितना खर्च किया जा रहा है उसका आधा खर्चा अगर लगा दिया जाए सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत बना हुआ है उस पर, तो बहुत खुशहाल सी चिकित्सा व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। जैसे बीएसएनएल को इन्होंने सरकारी बीएसएनएल को बर्बाद किया, वैसे सरकारी प्राइमरी स्कूलों को इन्होंने बर्बाद किया, वैसे सरकारी अस्पतालों को इन्होंने बर्बाद किया। और एक बात यह है कि वहाँ हम जब भी आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ तो धारा 144 लग जाती है, अनुमति नहीं दी जाती है, कोई ना कोई कार्रवाई करके, और पुलिस प्रशासन एसडीएम डीएम ये कहते हैं कि आपको खड़ा नहीं होने देंगे, बोलने नहीं देंगे, और दुश्मन की तरह हमारे साथ बर्ताव किया जाता है। यानी पब्लिक की हक की बात जहां करना शुरू करें आप तो आपके जो है। और दूसरी बात है कि जहां पर पब्लिक के हक की बात नहीं हो रही है, जहां उद्दंडता हो रही है, अश्लीलता हो रही है, दारू पी के और नाचने गाने से लेके और ढेर सारे अंधविश्वास और कहा जाए कि पूजा और सड़क पर आडंबर जिस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, यज्ञ कराए, ये ढेर सारे काम हो रहे हैं जहाँ भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें सारे मंत्री और विधायक और डीएम और एसडीएम और तहसीलदार सब इकट्ठे हो रहे हैं। कई जगह तो सरकारी, हमारे देवरिया में तो सरकारी स्तर पर आयोजन यहाँ का जिलाधिकारी कराती है, भंडारा और पूजन का, तहसील में सरकारी स्तर पे आयोजन कराए जाते हैं, उनके लिए सब ठीक है। लेकिन आप एक कहें कि हमारे यहाँ ये समस्या है जनता के मुद्दे पर ज्यों आप जाएंगे त्यों आपको निशाने पर ले लिया जाएगा, और क्यों कहा जाएगा कि आप साहब आपने अनुमति नहीं ली, कोई ना कोई कानूनी व्यवधान डालने की कोशिश की जाएगी, कोई ना कोई दबिश दिया जाएगा और कानून से, और कहा जाए कि हट के सीधे पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा कि जाओ उनको डरा के आओ, बता दो कि हर आदमी अपराधी होता है और हर आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है, फर्जी आरोप लगा देंगे और जेल भेज देंगे, ये सब पुलिस से कहलवाया जाता है, सारा कुछ हो रहा है। सबसे भयानक स्थिति यह है कि हिंदू मुस्लिम जो बहुत सम्मान और सौहार्द के साथ यहाँ रहते रहे हैं, और अंग्रेजों के पहले 1857 के पहले यहाँ दंगे नहीं हुए, अंग्रेजों ने दंगा कराना शुरू किया, और बाद में फिर अंग्रेजों ने आरएसएस को और मुस्लिम लीग को पाला पोसा, ये आजादी खारिज करें, हमारे काम आए, और हिंदू मुस्लिम का दंगा कराएं, और आज जब आरएसएस का 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है तो फिर वो दंगा कराने का अपना जो उनका जो पुराना एजेंडा है अंग्रेजों के समय का हिंदू मुस्लिम करने का, उसको ये हर स्तर पर उसको प्रयोग कर रहे हैं कि इससे अगर ये माहौल बना रहेगा अराजक तो कोई रोजी रोटी या कहा जाए शिक्षा चिकित्सा कुछ नहीं, जो जनता का मुख्य मुद्दा है, हाँ वो कुछ नहीं उस पर कोई किसी का विचार बात नहीं है। एक मुसलमान लड़का कोई भास्कर में न्यूज थी कि अपने 4 बच्चों को लेके और नदी में कूद गया, और वो गरीबी की वजह से, लेकिन अब क्या करे, वो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, 4 बच्चों की परवरिश कैसे करेगा, क्या करेगा। तो इस तरह से हत्याएं, आत्महत्याएं, ट्रेन के सामने कट के आत्महत्याएं तमाम हो रही है। अब तो तमाम ये लोग इसका रिकॉर्ड भी नहीं देते हैं। तो ये एक माहौल इतना खराब स्थिति बनी है, अमीरी और गरीबी की खाई इतनी भयानक है। आप देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो राशन दे के और दिखा रहे हैं कि औकात दिखा रहे हैं कि तुम्हारी 5 किलो राशन की औकात है, और उसके अलावा भी ढेर सारा उनको नीचा दिखाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन और एक तरफ है कि सबसे अमीर लोग हैं इस देश के, अडानी अंबानी हैं देश की दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, और इसमें तमाम लोग ढेर सारा धन लेकर और निवेश कर रहे हैं विदेशों में। पहले हम विदेश से निवेश यहाँ मंगा रहे थे, अब यहाँ के पूंजीपति इसी देश को लूट करके और ले जा करके दूसरे देशों में, हाँ अफ्रीका में कई लाख हेक्टेयर जमीन लिया उन्होंने,
ऐसे ऑस्ट्रेलिया में लिया है, यूरोप में निवेश किया है। अभी आपने देखा होगा कि इजराइल में टाटा ने बड़े पैमाने पर वहां निवेश किया हुआ है। तो ये सारा कुछ जो इनका चल रहा है वो ये पूंजीपतियों को की अमीरी बढ़ती जा रही है और गरीबी भयानक रूप से अभाव बढ़ता जा रहा है और उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। उस फ्रस्ट्रेशन को ये धार्मिक उन्माद में झोंक देना चाहते हैं और एक ऐसी अराजक स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं, इसमें लोग हिंदू मुसलमान में झगड़े और इससे अधिक सोचे ही ना, सोचने न दिया जाए। इसके लिए उनकी मीडिया लगी हुई है, इसके लिए उनकी पुलिस लगी हुई है, इसके लिए उनका मुख्य न्यायाधीश लगा हुआ है, चंद्रचूड़ जैसा न्यायाधीश रिटायर्ड होने के बाद भी लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, झूठ अनैतिहासिक बात बोलने के लिए। और आज देख रहे हैं कि बरेली में जो हो रहा है, सिर्फ बरेली में नहीं हो रहा है, कानपुर में भी हुआ, देवरिया में हुआ। देवरिया में जो यहाँ के विधायक ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश की, आपसी जो वहाँ के लोगों के आर्थिक मसले हैं, अगर कोई उसमें घालमेल का 420 का मामला है, उससे बचने के लिए लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना देंगे। तो अगर दो लोग हैं तो उनमें उसको बना देंगे तो उलझ जाएगा वो, और उसमें इनको भी लाभ मिल जाएगा। अभी आप देवरिया का देखें, देवरिया में तहसील है रुद्रपुर में इन सबों ने गाली देते हुए और कुछ मुगलों को और मुसलमानों को पोस्टर लगवाया यहाँ के वहाँ के विधायक ने और वहाँ के इनके आरएसएस ने, इस्लामी ने। और उसके बाद से जब उन लोगों ने उसका विरोध किया तो फिर उनका दमन किया गया और उसके बाद से कहा गया कि उस चौक का नाम विरोध का जो जिसने वो लगाया था उसको बदलवा, उसको हटाया, बाद में प्रशासन ने हटवाया, लेकिन उस चौक का नाम उन दंगाइयों के मंशा के अनुरूप बदल दिया गया। और वो जो चाहते थे उस चौक का नाम बदल के, जो पुराना चौक था उस चौक का नाम बदल के दूसरा रख दिया गया। और ये दंगाइयों को दंडित नहीं किया, हिंदू दंगाई थे जिन्होंने गाली देने और जाहिर सी बात है कि दुर्गा पूजा के अवसर पे एक दंगे की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, यहाँ भी की गई, सारी जगहों पे कोशिश की जा रही है। बरेली में तो ये किया गया कि आई लव मोहम्मद का नारा लोगों ने किया। सभी लोग अपना नारा लगाते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं। आप भी हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं हर जगह, उसमें तो लिखा होता है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। तो अगर ये हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं तो इनके भक्तों में इतना तो होना चाहिए हनुमान के प्रति सम्मान की सिर्फ हनुमान को ही भजिए और किसी को मत भजिए। लेकिन ये दुनिया भर के लोगों को भज रहे हैं, 35 करोड़ लोगों को भज रहे हैं और आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। मोहम्मद जिनके बारे में सभी लोगों ने सम्मान से सोचा है पूरी दुनिया ने, और वो हिंसक और अराजकतावादी आदमी नहीं थे। उन्होंने समाज को नियोजित करने और उस समय की जो लूट थी, सूदखोरी थी, उससे बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी थी। समाज सुधारक लोग थे, इसलिए यूं ही नहीं लोगों ने उनको सम्मान दिया। और यूं ही नहीं, तमाम मुस्लिम जो नेता लोग हैं, इनकी बेटियां भी मुसलमानों के यहाँ शादियां कर लेती हैं। उनका सम्मान है मोहम्मद को मानने वालों का, आई लव मोहम्मद को मानने वालों का। उन्होंने नारा दिया, आप पता चला कि आप उन पर लाठीचार्ज करवा दिया आपने। उसके बाद से आपने माहौल बिगाड़ने के लिए, चूंकि बरेली मुस्लिम बहुत थोड़ा इलाका है, माहौल बिगाड़ने के लिए आपने 50 लोगों के घर बुलडोज करा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, फिर भी आपने बुलडोज करा दिया। आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, देश भर में हो, नहीं हो रहा है तो चाहते हैं कि और कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हो जाए। उसमें पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया जाए, उसमें जज को इन्वॉल्व कर दिया जाए, उसमें खुद नेताओं को इन्वॉल्व कर दिया जाए, उसमें पूरी आरएसएस को इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो ये जो भयानक स्थिति है कि हम अपनी जरूरियात पे चर्चा न करें। जैसे मैं शिक्षक, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का शिक्षक हूँ और उसका सेल्फ फाइनेंस शिक्षक एसोसिएशन चला रहा हूँ। आज सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों ने अपनी बात रखनी बंद कर दी है क्योंकि सारे शिक्षा माफिया सत्ता में हैं और शिक्षकों के बिना सारे विद्यालय चलाए जा रहे हैं। छात्र जिनको अभी आप कह रहे थे कि ग्रेजुएट्स की संख्या इतनी, तो 95% ग्रेजुएट इन प्राइवेट स्कूलों से निकल रहे हैं। 2002 के भाजपा के नीति के बाद से, भाजपा जब से स्थापित हुई, वो बिना शिक्षक के चलते हैं। आज बिना उनकी परीक्षाएं, उसमें पढ़ाई नहीं होती है, नकल होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, लिखना भी नहीं पड़ता है उन बच्चों को, और ठेका दे करके उनको फर्स्ट क्लास पास कराया जाता है। सभी जानते हैं ये काम जो है, जितना बड़ा शिक्षा माफिया है आज उतने बड़े पद पर है। सबसे बड़े शिक्षा माफिया योगी आदित्यनाथ है
ये आज मुख्यमंत्री हैं बड़ी बात कह रहे हैं। और इनसे बड़े इनसे छोटे शिक्षा माफिया वो ये फैजाब क्या है ये कौन सिंह साहब हैं जो महिला जो पहलवान थी उनके मामले में ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण सर, तो इनके पास भी सैकड़ों बड़े डिग्री कॉलेजेस हैं, शिक्षा माफिया हेलीकॉप्टर से चलते हैं और उनके यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं रखे जाते हैं। प्रिंसिपल का बस एक अप्रूवल कराया जाता है, उसको घर छोड़ दिया जाता है, उनके बाबू चलाते हैं और सारा जो है बिना शिक्षक के बिना प्रिंसिपल के नकल के अभियान के रूप में चलाया जाता है, धनादोहन किया जाता है बड़े पैमाने पर। उनको पता चला कि वो है उनके पद पर। नीचे देख लीजिए जितने लोग आपको दिखाई देंगे सबके पास वो स्लॉटर हाउस हैं शिक्षा के, जहाँ शिक्षकों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है और बस दूसरी बातें की जाती हैं वहां पर और परीक्षा करा दी जाती है। तो कहीं कोई बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? जो बोलेगा क्यों उसको औकात दिखा दी जाएगी, क्यों कहा जाएगा कि ये जो है ये कुछ कहा जाए कि देशद्रोही किस्म का आदमी है और ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं इस दौर में, जबकि हिंदू खतरे में है, जबकि मुसलमान जो है आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहा है और आप जो है आपको पढ़ा हुआ है, तनख्वाह की पड़ी हुई है। ये एक शिक्षा मंत्री था मध्य प्रदेश में, उसने बोला कि जब मास्टर तनख्वाह की बात कहता है तो मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि विद्या दान करने वाले को तनख्वाह की बात नहीं करनी चाहिए। सेल्फ फाइनेंस मास्टरों के बारे में बोला था एक बार से। यहाँ तो अभी बोलते भी नहीं है, यहाँ तो अभी उन्होंने उसको खारिज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है और उसकी लिस्ट भी नहीं है कहीं कि कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है। अभी इन्होंने कहा कि उसको कैशलेस चिकित्सा देंगे, जब उसके पास कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है कि वो पढ़ाता है, जब उसको आप वेतन नहीं देते हैं, उसको एक पहचान पत्र तक नहीं देते हैं, तो कैसे जाएगा, क्या लेके जाएगा? तो आपने तो उसको पहचान से रहित कर दिया है। तो जो उच्च शिक्षित लोग हैं, नेट हैं, जेआरएफ हैं, पीएचडी हैं, उनकी गरिमा को आपने पैरों तले रौंद दिया है। तो आप जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो खेती किसानी और जो गाय खिला रहा है, जो भैंस पाल रहा है, दूध पिला रहा है, आप उसकी इज्जत आप क्या करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और इस समय जो बरेली में कर रहे हैं बहुत ही दुखद है और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ, जनता से प्रार्थना करता हूँ कि इस माहौल को मत बनने दीजिए और ये जो कर रहे हैं ये मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सद्भाव बना रहे और हम असली मुद्दों पर आकर के अपनी बात करें। तो अगर यदि हम ये भी कुछ करना हो हमारे बीच, हम अगर ये चाहें कि असली मुद्दे की बात, तो मुख्य मुद्दा सामाजिक स्तर पर मुख्य मुद्दा आम पब्लिक की दो चार जो भी आपको समझ में आ रहा क्या क्या होना चाहिए? देखिए, आदमी को स्वस्थ रहने भर का एक तो न्यूनतम आय उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा न्यूनतम आय उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। उसके यानी रोजगार, व्यवसाय, जो कुछ भी नौकरी, रोजगार देना सरकार का काम है, व्यवसाय देना उसका काम है, सबको। तो मुख्य मुद्दा एक ही होगा। सारी पूंजी और सारी संपत्ति उनके मित्रों के पास है और उनके पास है। तो यहाँ के मजदूर के पास जो है उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। नहीं मजदूरी मिल रही है तो सरकार को न्यूनतम वेज इनकम उसको देनी चाहिए, जैसा कि अमेरिका से लेकर तमाम विकसित देशों में दिया जाता है। और आपके पूंजीपति अगर दुनिया के सबसे अमीर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस स्थिति में हैं कि आप दे सकते हैं। हाँ। तो एक तो न्यूनतम इनकम देनी चाहिए सबको, जिससे कि वो मानवीय गरिमा के साथ जी सकें। सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा शिक्षा का, समान और निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। एक तरह की सरकारी जो फंड पर आधारित हो पूरी तरह से। विकास का समान अवसर सबको मिलना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। गरीब हो अमीर हो, सबके बच्चों को एक साथ पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि अमीरों के लिए अलग स्कूल हो, अमीरों के लिए अलग अस्पताल हो, गरीबों के लिए अलग स्कूल हो, अलग अस्पताल हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो ये समानता इसका मतलब होता है। उनके नेता हैं वो कहते रहते हैं सब कि क्या किसने कहा था कि एक देश एक विधान। एक देश एक विधान मतलब कि सभी लोग जो है राम राम करें, जय श्री राम करें, यही इनका एक देश एक विधान का नारा है। फिर इसके बाद एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए सबकी, समान शिक्षा होनी चाहिए, ये नहीं कहेंगे। एक तरह की चिकित्सा होनी चाहिए, समान चिकित्सा होनी चाहिए,
ये नहीं कहेंगे? मुद्दे मुद्दे और कौन हो सकते हैं? 2 मुद्दा तो हमने दिया। तो शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, और वैज्ञानिक नजरिए से समाज को चलाया जाना चाहिए। अंधविश्वास का प्रचार और ये पाखंड का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए सरकारी तंत्र से। अभी आपने कहा कि मंदिरों के लिए 4 करोड़ 5 करोड़ का फंड आया है। छोटे छोटे ऐसे मंदिर जो ऐतिहासिक नहीं है और किसी विधायक सांसद की इच्छा है बस उसको बनवा देने की, उसको तो बड़े फंड दे दिए जाते हैं। लेकिन अस्पताल हमारे यहाँ खाली पड़े हुए हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ा ईश्वर की बनाई हुई, अगर मानते हैं प्रकृति की बनाई हुई या ईश्वर की बनाई, जिसको मनुष्य जो है सबसे सुंदर प्राणी है, उसको आप जलील होते हुए देखते हैं। दवा के अभाव में हम अपने बच्चे को, अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को और खुद को मरते हुए देख रहे हैं और हम अस्पताल तक नहीं जा पा रहे हैं। अस्पताल जाने के नाम से आदमी और अधिक मर जाता है। कहाँ से पैसा आएगा? वो जांच लिखता है, वो कमीशन के चक्कर में दुनिया भर की चीजें करता है। तो वो अगर वो पैसा वो अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है, वो अगर दे दिया जाए इस क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है कि वो अस्पताल ठीक हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को जितना ये दे रहे हैं संसाधन, सारे सांसद विधायक सारी अपनी निधियां प्राइवेट स्कूलों को देते हैं, सरकारी को नहीं देते हैं। अगर सरकारी को दे दिए होते तो सरकारी आज महल के रूप में होते और स्थापित हो चुके होते। कमीशन खोरी के चक्कर में सारे ये दे रहे हैं, प्राइवेट को दे रहे हैं, और सरकारी जो है वो पीछे छूटता चला जा रहा है। तो ये जो मामला है, वैज्ञानिक नजरिया होना चाहिए, अंधविश्वास का बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर विशेष रूप से जोर होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो मतभेद फैलाने की कोशिश हो रही है, पुलिस स्टेट कायम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है आतंकी होने जा रहे हैं, और मुझको डर है कि ये सारा जो बहुसंख्यक हिंदुत्व का जो माहौल बनाया गया है, इससे एक फांसीवादी माहौल बनने जा रहा है, एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा होने जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक नुकसान किसान, मजदूर और छात्रों और नौजवानों का है, और सबसे अधिक फायदा उस अंबानी अडानी टाइप ठेकेदारों को, शिक्षा माफियाओं को, नौकरशाह पूंजीपतियों को, जो अधिकारी हैं उनको है, और उनके लूट का इंतजाम और बड़ा हो गया है। कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी बहुत तेजी से बढ़ी है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और हमें आज जरूरी मुद्दों पर खड़ा होकर के राजनीति जो नहीं करने दी जा रही है उसको करने के रास्ते निकालने की ज़रूरत है, और इन तमाम मुद्दों से हमें भटकाने के लिए जो मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं उससे बचने की जरूरत है। तो इन लोगों का विचार आप लोगों ने सुना। कुल मिलाकर के अगर यदि समरी इसकी निकालें तो एक देहाती कहावत हम लोगों की तरफ है कि भूखे भजन न हो गोपाला, भैला आपन कंठी माला। यानी कुल मिलाकर के उसमें कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले मूलभूत जो आवश्यकता है उस पर जो है आदमी को ध्यान देना ही चाहिए, जो बुजुर्गों द्वारा कहावत कही गई। इसका अर्थ अनर्थ कैसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो भी चीजें हैं ये कहा जाए कि कौन आपकी पार्टी है, कौन गैरों की पार्टी है, कौन आपके मौसा का पार्टी है, कौन मौसी की पार्टी है, कौन दुश्मन की पार्टी है, इससे हमको बाहर निकलने की जरूरत होगी। इसलिए कि हम अगर यदि सही नहीं रहेंगे, हम ठीक नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, सही एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, उस मुकाम तक नहीं जा पाएंगे, तो जैसे हम रेंग रेंग करके जीवन काट रहे हैं वैसे उनका भी होगा। आज किसी परिवार में अगर कोई बड़ी बीमारी हो जा रही है, उसकी औकात दिख जा रही है, वही स्थिति आपके बच्चों को भी होने वाला है। इसलिए जाति धर्म, अपनी पार्टी, व्यक्तिगत पार्टी, हित, रिश्तेदार से आगे निकलना होगा, अलग होना होगा, और सरकार चुनने के मुद्दे पे हमें सोचना होगा, और ऐसे सोचना होगा जिसके पास आम जनता का मुद्दा हो और वास्तविक मुद्दा हो। मुद्दा तो सब लोग दिखा रहे हैं कि आप ही के लिए है, लेकिन आपके पास अपने को इतना जागरूक कर लेने की व्यवस्था, विकल्प होनी चाहिए, और जहां जैसे भी हो उसको तैयार करिए ताकि आप अपने वास्तविक मुद्दे को पहचान पाए कि हमको फ्री और सामान्य शिक्षा कौन दे रहा है, हमको फ्री और सामान्य स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन दे रहा है, सब में बराबर सबको अधिकार कैसे मिल रहा है, कौन देने को जा रहा है कि हमारा सबका अधिकार, सबका बराबर, सभी पूंजी में, सभी हर जगह हमको बराबर सम्मान मिले, बराबर अधिकार मिले, ये कौन देने जा रहा है।
इसका चयन आपको करना होगा या मांग रखना होगा। अगर यदि सांप्रदायिक चीजों को अगर कोई लेकर के आ रहा है तो उसको बहिष्कार करने की जरूरत है। कहीं कोई खतरे में नहीं है, कहीं कोई किसी भी तरह की मुश्किल मुसीबत में नहीं है। मुश्किल मुसीबत क्रिएट किया जा रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि हम सरकार बनाए सारी सुरक्षा के लिए, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की, और वो कह रहा है कि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम हटो यहां से। सीधी सी फंडा है। हमने तुमको भेजा कि तुम कुछ काम करो और सारी चीजों को व्यवस्थित करो, और तुम कह रहे हो तुम दिक्कत में हो, तो तुमको उसी काम के लिए मैंने भेजा और तुम कह रहे हो ये मामला है, मुश्किल है, तो इसका मतलब कि तुम नाकाम हो, हटो यहां से। ये चीजें हमको सही तरीके से समझना होगा कि हमें किस मुद्दे को एक्सेप्ट करना है और किसको नजरअंदाज करना है। और किसी भी स्थिति में एक दूसरे की बात, जैसे देखिए जहां अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग टकरा रहे हैं, उसको धर्म का मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या भाई भाई में झगड़ा नहीं होता? यह सोचने की बात है। भाई भाई में जनमरोगल नहीं हो जा रहा है। तमाम सारा जो कोर्ट में जो मुकदमा पड़े हैं, इसमें जो भी कोर्ट में मुकदमे पड़े हैं, मार पिटाई का हो चाहे चल संपत्ति की हो, अगर यदि आप जाके देखें तो उसमें अधिकांश अपने लोगों से ही हो रहा है। तो जो एक साथ रहेंगे वो मामला गड़बड़ होगा। इसलिए कि जितने दिमाग है उतने तरह के सोचने के तरीके हैं, और इसी को जो है मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि आप अपना मुद्दा किसी से मांग न सके। तो किसी के कहने में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कहीं संगठित करके किसी के खिलाफ कोई साजिश किया जा रहा है, आपका अपना ही है तो क्या है, वहां से हट जाइए, मत समर्थन दीजिए उसका, और अपने विवेक से सोचिए समझिए और इन तमाम चीजों का निस्तारण करिए। और किसी भी गलत काम का किसी के भी कहने में बहकावे में आकर के सपोर्ट समर्थन मत करिए, और सही व्यक्ति को चुनिए, सही विवेक अपने आप डेवलप करिए। और ये हो सकता है पीछे की सारी बातें, सारी गतिविधियों को देखिए, आगे जो वर्तमान में जो हो रहा है वो देखिए, आगे का तय हो जाएगा अपने आप, और आप तय करिए। और इसके साथ साथ आप स्वविवेक से काम लीजिए और समय आने पे सही व्यक्ति को वोट देकर के सही सरकार बनाने की कोशिश करिए, जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपका एजेंडा लेके आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।